आप सभी व्यूअर्स का मैं द ट्रिस्ट मीडिया की इस खास चर्चा में स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं देश में बढ़ती फूड प्राइसेस और एडिबल ऑयल्स के दाम। भारत में आज अनएम्प्लॉयमेंट 50 साल हाई पर है, कंजम्पशन 40 साल लो पर है, एवरेज हाउस होल्ड डेट 34,000 से 56,000 तक बढ़ चुका है। प्लस जो आमदनी है, जो वेजेस हैं, वो भी स्टैग्नेट कर चुके हैं। 23 करोड़ इंडियंस, गौर कीजिएगा, 23 करोड़ इंडियंस हैव फॉलन बैक इनटू पॉवर्टी। ये फूड प्राइसेस और एडिबल ऑयल प्राइसेस के बढ़ते दामों की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है सिचुएशन। इस सिचुएशन में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर रिसेंटली पार्लियामेंट में ये कहती हैं कि इंडिया फेसेस नो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, और जो रुपया है वो स्टेबल है, और इंडिया इज फेयरिंग मच बेटर देन अदर कंट्रीज। इसकी सच्चाई क्या है? इस सच्चाई को जानने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर हिमांशु। ही इज अ प्रोफेसर एट जेएनयू। सर मेंबर रह चुके हैं तेंदुलकर कमेटी की, विच एस्टिमेटेड पॉवर्टी इन द कंट्री। सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, इज द फाइनेंस मिनिस्टर्स स्टेटमेंट जो उन्होंने पार्लियामेंट में इस हफ्ता दी, क्या वो सही है? क्या देश में सब सही है? और क्या जो ऑपोजिशन है वो बेवजह देश में अराजकता फैला रही है? सर। देखिए, सब कुछ तो सही नहीं है जाहिर तौर पे। ये सबको पता है कि देश में अभी महंगाई की स्थिति काफ़ी बुरी स्थिति पे है। 2 साल हमारे पैंडेमिक में गुजर गए, महामारी में गुजर गए। उसके चलते लोगों की स्थिति और भी थोड़ी सी परेशानी झेलनी पड़ी, क्योंकि लोगों के पास नौकरी नहीं थी। देश में एक तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी काफ़ी कम हो चुकी थी। तो परेशानी तो लोगों को है। और महंगाई से उनकी जो खरीदने की क्षमता है वो भी कम हुई है। तो जाहिर तौर पे ये कहना कि देश में किसी भी तरीके का कोई समस्या, कोई किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं है, ये मुझे नहीं लगता है कि एक सही जानकारी है। खास किस तरीके की समस्या है उस पर विचार हो सकता है, उस पर जो है वो मतभेद हो सकते हैं। पर ये कहना कि हमारे देश में अभी आर्थिक रूप से किसी भी तरीके की समस्या नहीं है, ये सही नहीं होगा। और ये कई तरीके के आंकड़ों से दिख भी रहा है। महंगाई का मात्रा एक है, आपके मतलब एक्सचेंज रेट की जिस तरीके से रुपया कमजोर हो रहा है, वो भी आपको दिख ही रहा है। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, ये भी दिख रहा है। अभी हाल में ये आंकड़ा आया कि हमारे एक्सपोर्ट्स भी कम हो गए, ये भी दिख रहा है। और हमारे पर कैपिटा इनकम जो इवन जो हमारे सरकारी आंकड़ों से आते हैं, वो बता रहे हैं कि 2018-19 के बाद सभी भी वो कम है, उससे भी कम है। तो ये सारी समस्याएं तो हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये कहना कि किसी भी तरीके की समस्या नहीं है और हम लोग सब कुछ ठीक से चल रहा है देश में, खास करके आर्थिक स्थिति पे, ये सही है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने बोला कि देश में सब सही तो नहीं है, दिख रहा है लोगों को कि सिचुएशन खराब हो रही है, पर एक एसबीआई रिपोर्ट ये बताती है कि जो लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं बेसिक आइटम्स पे, वो उनको घटाना पड़ रहा है टू अकोमोडेट फॉर हायर फ्यूल प्राइसेस। सर, डू यू थिंक ये सही बात है कि लोग अपनी बेसिक जरूरतों को खत्म करके, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि बाकी दाम बढ़ रहे हैं, तो वहां पर उस पैसे को इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या ये सही सिचुएशन है, सर? तो सही, जरूरी, ये जाहिर सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर कीमतें बढ़ जाएंगी तो आपको अपना बजट एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा पैसे आपके जो एसेंशियल्स हैं उसमें जा रहे हैं, फूल में जा रहे हैं, आपको खाने में जा रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं उसकी कटौती करेंगे। या तो आपका इनकम उतना बढ़ जाए ताकि जो है आप सारी चीज़ों को उतना ही खर्च कर पाए, तो ये तो हो नहीं रहा है। जाहिर तौर पे लोगों की आय बढ़ नहीं रही है, उनकी इनकम बढ़ नहीं रही है, उनके रोजगार बढ़ नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक रीएडजस्टमेंट एक्सपेंडिचर पैटर्न का होता है, ये हर जगह होता है। और इन्फ्लेशन जब भी होता है तो लोग अपनी प्रायोरिटी को तय करते हैं कि क्या प्रायोरिटीज हमारी होंगी।
और अगर आपको लगता है कि शिक्षा के लिए आप कटौती नहीं कर सकते, अपने बच्चों को स्कूल भेजना ही है, तो आप जाहिर तौर पर उसकी फीस को देंगे ही, और उसके लिए अगर कटौती करना पड़ा तो खाने में भी कटौती करते हैं। कई लोग और किसी चीज़ में कटौती करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो हर हर घर घर की स्थिति है कि जो लोग प्रायोरिटाइज करेंगे, और चूंकि कीमतें बढ़ रही हैं तो जिन चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं उसमें लोग कमी करेंगे, और जो एसेंशियल्स हैं उसमें तो लोग खर्च करेंगे ही करेंगे। तो ये एडजस्टमेंट तो हो ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोग अपने बजट को एडजस्ट कर रहे हैं, खाने में कमी आ रही है। और जो पहले जो लोग जो है वो दूध खा सकते थे, दूध ले सकते थे, या और भी अच्छी खाने की चीज़ें जो पौष्टिक होती हैं उनको खा सकते थे, क्योंकि वो महंगे हो गए हैं तो लोग उनको नहीं खाएंगे। तो ये जाहिर तौर पे होता है, और ये गरीबों में खास करके होता है, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा खर्चा जो है वो खाने में जाता है, तो उनको ये एडजस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। सर आपने एक बहुत वैलिड पॉइंट रेस किया कि गरीबों का खर्चा खाने में जरूर जाता है, वो ऑब्वियस सी बात है। सर ऐसे में अगर हम अटेंशन लाते हैं पीडीएस सिस्टम की तरफ, सो ओवर 83 करोड़ इंडियंस डिपेंड ऑन द पीडीएस सिस्टम। सर इसके बावजूद, ये इस सिचुएशन के बावजूद सरकार ने इस साल वीट प्रोक्योरमेंट काफी कम करी है। सर ये क्या, क्यों ऐसा सरकार ने किया है, एंड कुड यू एक्सप्लेन कि इसका इम्पैक्ट पीडीएस पे क्या रहेगा? देखिए, गेहूं की खरीदारी के समय में खरीदारी जो होती है वो जनवरी मार्च के आखिरी सप्ताह से लेकर अप्रैल या मई तक चलती है। कीमतें इसकी बढ़नी शुरू हो गई थी। गेहूं की कीमतें पिछले साल नवंबर से बढ़ रही थी, सरकार को ये अंदाजा था, और जनवरी फरवरी के आसपास में ये कीमतें और भी ज़्यादा बढ़ गई। और कीमतें ज़्यादा बढ़ने से इसका असर जो है वो हमारी जो घरेलू कीमतें हैं उन पर भी पड़ा, और वहाँ पे हमारी जो घरेलू गेहूं की कीमतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। और जाहिर तौर पे अगर मार्केट में आपको ज़्यादा कीमतें मिल रही है तो आप जो है वो सरकारी खरीद में नहीं जाएंगे, क्योंकि सरकारी खरीद में सरकार ने पैसे उतने बढ़ाए नहीं। तो जो प्राइवेट ट्रेडर्स थे, एक्सपोर्टर्स थे, उन लोगों ने काफ़ी सारी मात्रा में गेहूं की खरीद कर ली, और उसमें से काफ़ी कुछ जो है वो स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए था, एक्सपोर्ट पर्पस के लिए था। और ये सारी चीज़ों के कारण ये हुआ कि सरकार जो है जो अपनी खरीद कर सकती थी वो खरीद उतना नहीं कर पाई। सरकार को इसमें चाहिए था कि उसको कीमतों को मैच करना चाहिए था, जो घरेलू कीमतें थी, जो बाकी सारे प्राइवेट ट्रेडर्स दे रहे थे। अगर सरकार जो है उसमें बोनस देकर कीमतें बढ़ाती तो लोग सरकारी खरीद के लिए भी आते। सरकार को चाहिए था कि ये खरीद उनको करनी चाहिए थी, इसके बजाय कि जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं, जो निजी व्यापारी हैं, या फिर जो एक्सपोर्ट के लिए खरीद रहे हैं, उनकी बजाय सरकार को खरीदना चाहिए था, क्योंकि इस तरीके की संभावना हमारे अंदर थी कि ये फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा और लोगों के पास खाने की दिक्कतें आएंगी। पर सरकार ने ऐसा किया नहीं, और यहीं पे एक बहुत भारी गलती हुई, जिसके चलते सरकार जो है वो खरीदारी नहीं कर पाई। सरकार ने जब जाकर एक्सपोर्ट बैन किया वो 13 मई के आसपास हुई थी, और वो तब तक काफी देर हो चुकी थी, तब तक जो है वो बाजार से गेहूं खत्म करीब करीब हो चुका था। और सरकार की काफी मुश्किल कोशिशों के बावजूद सरकार आधे से भी कम विक्रय कर पाई जितना वो पिछले साल कर रही थी। पिछले साल करीब 4 करोड़ से ऊपर, उसके पहले साल भी 4 करोड़ के ऊपर, 4 करोड़ के करीब करीब सरकार, 4 करोड़ टन के करीब जो है सरकार खरीदारी करती थी। इस बार जो है वो 2 करोड़ भी नहीं हो पाया। इसका असर जाहिर तौर पे जो है वो हमारे पीडीएस सिस्टम पे और खाद्य सुरक्षा पे पड़ेगा, क्योंकि गेहूं हमारे खाद्य सुरक्षा में काफ़ी मात्रा में दिया जाता है, और उसका एक असर अभी दिखने लगा है। जब सरकार ने पीडीएस सिस्टम से गेहूं की जो मात्रा दी जाती थी सरकारों, राज्य सरकारों को, उसमें भारी कटौती कर दी। उसी तरीके से जैसे जो प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण योजना थी उसमें जो गेहूं दी जाती थी उसमें भी भारी मात्रा में कटौती की। जाहिर तौर पे लोगों को जो गेहूं मिलता था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, पीडीएस से, वो अब कम मिलेगा, और उन्हें बाजार पे ज़्यादा आश्रित होना पड़ेगा। और इससे उनकी जो एक तरीके से वो किसी तरीके से इन्फ्लेशन से बचे हुए थे, वो उनकी क्षमता खत्म हो जाएगी। और उनकी जो बातें हम पहले कह रहे थे कि उनको अपना प्रायोरिटी, अपना बजट को रीओरिएंट करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें अब होंगी। तो मुझे लगता है कि एक तरीके से जो एक हथियार सरकार के पास था इन्फ्लेशन से लड़ने का, उस हथियार में अब एक कमी आ जाएगी। वो अब इस्तेमाल कम हो पाएगा, जिसके चलते लोगों के अंदर जो है, लोगों के परिवारों में उनके खाने के और उनके बाकी सारे खर्चों में एक तरीके की परेशानी आने की संभावना है, और ये परेशानी धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी। सर आपने गरीब कल्याण अन्न योजना की मेंशन किया। सर इसमें मैं चाहूंगा कि आप एक्सपैंड करें हमारे व्यूअर्स के लिए कि
सरकार ने कोविड पैंडेमिक के दौरान फ्री फूड ग्रेन बांटने की योजना चलाई। वो सफल भी रही, असफल कुछ क्षेत्र में रही। सर, इसमें मैं ये जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या मतलब ऐसी इतनी ग्रेव सिचुएशन है देश में आज, तो इसको सितंबर 2022 में रोकने की बात सरकार क्यों कर रही है, एंड इसको क्यों कंटिन्यू करना चाहिए? देखिए, जिस तरीके से खाने की चीज़ों में महंगाई बढ़ रही है, मुझे लगता है कि इस योजना को अगले दिन के लिए और चालू करना चाहिए था। सरकार को सितंबर ही नहीं बल्कि इसको कम से कम अगले साल मार्च तक और हो सके तो इससे आगे भी बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण इंटरवेंशन रहा है जब हमारे यहाँ महामारी चला है, और लोगों को इससे फायदा भी हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो पहले मैंने कहा कि सरकार की नीतियों के चलते सरकार उतना खरीदारी नहीं कर पाई, उसके पास उतने फूड ग्रेन्स नहीं है, और सरकार खर्च नहीं करना चाहती। क्योंकि जब भी आप ये 5 किलो फ्री दे रहे हैं तो सरकार का खर्च हो रहा है, सरकार का सब्सिडी बढ़ रहा है। और आज के माहौल में सरकार जो है वो सब्सिडी नहीं देना चाहती है। सरकार सरकार नहीं चाहती है कि गरीबों के पास ये सब्सिडी जाए, और इसलिए जो है वो इसको सितंबर तक ही रखने की कोशिश की गई है, ताकि तब तक जो है वो ये उम्मीद है कि अ, उतना दिन उतने कम से कम उतने दिनों तक हम उनको मदद दे सकें। पर जो अभी माहौल है, उस माहौल में मुझे नहीं लगता है कि इस सितंबर में कोई आर्थिक स्थिति ठीक होने वाली है, या लोगों के पास इनकम बढ़ने वाला है, या फिर कुछ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने वाला है। मुझे लगता है इस स्कीम को हमें कम से कम मार्च तक बढ़ाना चाहिए, और ज़रूरत पड़े तो उसको उसके बाद भी बढ़ाना चाहिए। और तभी जाके जो है मुझे लगता है कि हम गरीबों को उनके इस जो एक महंगाई के तरीके से महंगाई बढ़ रही है, उससे हम उनको कुछ राहत दे सकते सर, पीडीएस पे जो इम्पैक्ट अभी पड़ने जा रहा है वीट प्रोक्योरमेंट कम होने के वजह से, उसका इफेक्ट क्या आप सब मानते हैं कि मिड डे मील स्कीम पर भी पड़ेगा? हैं। बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि मिड डे मील के जो अन्न आते हैं वो भी सरकार के जो स्टॉक्स होते हैं उससे ही आते हैं। और कई जगहों पे जो है वो ये देखा गया है कि जब महामारी चल रही थी 2 साल, तब भी जो है वो मिड डे मील बंद कर दिया गया था, उसमें अन्न नहीं दिए जा रहे थे, इसकी बजाय कैश दिए जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि महामारी के खत्म होने के बाद अभी भी हमारा जो है वो स्कूल सिस्टम पूरी तरीके से वापस नहीं आया है, और बच्चों का न्यूट्रिशन जो पोषण होता है वो काफ़ी जरूरी होता है। ऐसी स्थिति में हमें कोशिश करना चाहिए कि कम से कम मिड डे मील और आईसीडीएस, खासकर छोटे बच्चों के लिए भी जो होता है, इन सारी जो जरूरी जो हमारे स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स में किसी भी तरीके की प्रभावित नहीं की जानी चाहिए। और सरकार को इसका पूरा का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसे जो है पूरी तरीके से वो इसको देंगे, कम से कम इन सारे स्कीम्स को कुछ नहीं। संभावना तो है, पर मुझे नहीं लगता है कि सरकार वास्तविकता में कटौती करेगी या नहीं करेगी, ये कहना काफी मुश्किल है। पर हाँ, आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल के हिसाब से मैं कह सकता हूँ, हाँ, इसका असर तो पड़ेगा। सर, सरकार के जो कुछ समर्थक हैं, उनकी तरफ से ये आर्ग्यूमेंट्स भी आती हैं कि देश में अगर वीट प्रोक्योरमेंट कम हुआ तो राइस सरप्लस इतना है कि अ, खाने में कमी नहीं आएगी देश में। अब सर, अगर उनकी माने तो चावल भी खाना ही है, वीट भी खाना ही है। आपकी क्या राय है सर इसमें? इज इट द ऐसा सेम थिंग? ऐसा नहीं होता है। जो लोग चावल खाने वाले होते हैं वो चावल खाते हैं। केरल में लोग ज़्यादा चावल खाते हैं। आप उनको कल को बोलेगा कि आप गेहूँ और चावल बराबर होता है, तो वो नहीं खाएंगे। उनके खाने का, हर जगह के खाने का एक टेस्ट और प्रेफरेंस होता है, जो खाने का एक तरीका होता है। कुछ जगह कुछ लोग कुछ खाते हैं, कई लोग इडली खाते हैं, डोसा खाते हैं, कुछ लोग रोटी खाते हैं, कुछ लोग कुछ खाते हैं। अब अचानक हम उनको कह दें कि सरकार की तरफ से आदेश आया है तो आप ये खाना शुरू कर दें, तो ऐसा लोग करते नहीं। तो ये जो है वो कल्चरल फैक्टर होता है, वो उनका हिस्टोरिकल एक होता है, उनका टेस्ट होता है, प्रेफरेंसेस होता है, अलग होता है। मुझे नहीं लगता है कि ये कहा जा सकता है कल को हम आप कह दें कि आप जो है वो रोटी खाना बंद कर दें और सिर्फ जो है वो पास्ता और बर्गर खाना शुरू कर दें, नहीं होता है। हमारे यहाँ तो लोग ऐसा खाना शुरू नहीं कर देंगे। तो मुझे लगता है कि इस तरीके का कहना कि हम चावल को गेहूं से बदल देंगे या गेहूं को चावल से बदल देंगे, ये किसी तरीके से संभव है और होना भी नहीं चाहिए। राइट दूसरी सर। बात कि दूसरी बात जो है कि चावल में हमारे यहाँ काफी उत्पादन है होने वाला, ऐसा भी कुछ नहीं है। अभी हाल के जो आंकड़े बता रहे हैं कि कमोबेश हमारी स्थिति चावल में भी बुरी होने वाली है, क्योंकि जो आंकड़े अभी आए हैं वो मानसून के, जो चावल पैदा करने वाले राज्य हैं वहाँ पे मानसून में काफी डेफिसिट रहा है। इसके चलते जो है वो जो बुआई होती है चावल की, जो जो सोइंग होती है वो काफी कम हुई। इसके चलते हमें लगता है, हो सकता है कि चावल में भी अब जिस तरीके से उसकी कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि पिछले कई महीनों से दिख रही है कि चावल की कीमतें बढ़ेंगी,
और अगर चावल की कीमतें बढ़ेंगी तब जो है वो और भी ज़्यादा समस्या है हमारे अंदर। सर मैं हमारे व्यूअर्स के अटेंशन एडिबल ऑयल प्राइसेस पे लाना चाहूंगा सर। सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, इनफैक्ट किसी भी तरह के ऑयल के सर दाम काफी बढ़ चुके हैं। सर ऐसा क्यों हो रहा है, प्लीज हमारे साथ अपनी राय साझा करें। देखिए, कई सारे एडिबल ऑयल हमारे यहाँ जो इस्तेमाल करते हैं, तो सारे एडिबल ऑयल ऑयल में से करीब करीब 60% हम आयात करते हैं, मतलब कि दूसरे देशों से हम मंगाते हैं। कीमतें जो है वो, और एडिबल ऑयल की कीमतें कई बार जो है पेट्रोलियम के प्राइसेस से लिंक होती है, क्योंकि उसको भी जो है एनर्जी के सोर्स के रूप में यूज किया जाता है, उसको उपकरण बनाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो एडिबल ऑयल की कीमतें विश्व के बाजार में भी बढ़ती हैं और देश के बाजार में भी बढ़ती हैं। रूस में और यूक्रेन में जो लड़ाई हो रही है, रूस और यूक्रेन की लड़ाई में, उसके दौरान सनफ्लावर ऑयल हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा यूक्रेन से आता है। उसमें सप्लाई में कमी आई है। कई जगह जो है वो एडिबल ऑयल के प्रोडक्शन में आई। पाम ऑयल का इंपोर्ट कुछ दिन के लिए जो है वो जो ईस्ट एशिया के देश में उन्होंने बंद कर दिया था, क्योंकि प्राइसेस उनको बढ़ रही थी। इन सारी चीज़ों के चलते हमारे यहाँ विदेशों में ही विदेशों से जो आयातित तेल है, उस तेल की कीमतें काफ़ी बढ़ रही हैं। तो जाहिर तौर पर देश में भी जो कीमतें हैं तो उसके 7% हम आयात करते हैं, तो हमारे देश की कीमतें भी बढ़ेंगी, क्योंकि वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट प्रोड्यूस। और इसलिए हमारे यहाँ देश में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। पर मुझे लगता है इसका मूल कारण पे हमें जाना पड़ेगा। मूल कारण ये है कि हमें ये सवाल पूछना पड़ेगा कि आज के दिन में ही हमारे देश में जब हमारे यहाँ के किसान इतनी मेहनती हैं और इतने ज़्यादा अनाज पैदा करते हैं, इतनी ज़्यादा बाकी सारी चीज़ें पैदा करते हैं, आखिर क्या कारण है कि हमारे यहाँ तेल के लिए भी अभी भी विश्व बाजार के आश्रित हैं? क्या है कि हम जो है वो अपने देश में इतना तेल का उत्पादन नहीं कर सकते। 90 के दशक तक तो हम जितना तेल उत्पादन करते थे वो हमारे लिए पर्याप्त होता था। लेकिन उसके बाद से कहीं ना कहीं हमारे ट्रेड पॉलिसी में गलती है, जिसमें हमने जो है वो सस्ता आयात अलाउ किया हुआ है, जिसके चलते हमारे देश के किसानों को घाटा होता है। हमारे देश के किसानों के खिलाफ एक नीति बनी हुई है, जिसके चलते हम आज के दिन में विदेशों के आश्रित हैं खाद्य तेल के लिए। और उसकी कीमतें बढ़ी हैं, और उसकी कीमतें जैसे ही पेट्रोल की कीमतें बढ़ी रहेंगी, जब तक यूक्रेन से सप्लाई ठीक नहीं होगा, तब तक मुझे लगता है कि तेल की कीमतें बढ़नी ही रहेंगी। सर अगर हम तेल की बात करें तो एक योजना चलाई थी यूपीए गवर्नमेंट के कार्यकाल में, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसमें मेजर एम्फोसिस दिया था ऑयल सीड प्रोडक्शन पे। सर उस स्कीम का क्या चल रहा है, क्या अपडेट है, इज इट स्टिल फंक्शनिंग। नाम के लिए तो चल रही है, लेकिन उसमें जो बजट दिया गया था वो बजट काफ़ी कम कर दिया गया। करीब आधे से भी कम उसका बजट हो चुका है। उसमें काफ़ी कोई वृद्धि नहीं हुई है। और मुझे लगता है कि उस स्कीम से काफ़ी फायदा हुआ था। हमारे यहाँ देश में तेल और दाल दोनों में उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई थी। लेकिन जब से वो स्कीम में पैसे कम कर दिए गए, उस सपोर्ट को नहीं दिया गया है, आज की स्थिति हमारे यहाँ यह वो भी है कि किसी भी तरीके से अगर हम देखें इसको, तो जो उत्पादन हमारा बढ़ना चाहिए था तेल और दाल दोनों की बात मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि दोनों में हम आयात के लिए हैं। तो उन दोनों में ऐसी एक परिस्थिति आ गई है कि हम इसका हम प्रोडक्शन को उतना बढ़ा नहीं पाए। तो मुझे लगता है कि हमें अपने डोमेस्टिक सोर्सेज को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, उसको मजबूत करना पड़ेगा, ट्रेड पॉलिसीज को मजबूत करना पड़ेगा, ताकि हमारे देश में जो हम जो एक तरीके से विश्व बाजार पर निर्भर है, उससे हम अपने डोमेस्टिक सोर्सेज पर निर्भर करें। हमें घरेलू, और हमारे यहाँ पूरी क्षमता है इसके बारे में, क्योंकि हमारे किसान ऐसा उपज बढ़ा सकते हैं। ये हमने देखा है, शॉर्ट टर्म में हुआ है, लॉन्ग टर्म में भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं नीतिगत ढांचे के अनुसार हमारे यहाँ इस तरीके की समस्या आ रही है। और हमें ये कोशिश करना चाहिए कि इस तरीके के प्रोग्राम को और ज़्यादा सुदृढ़ करें, उसमें ज़्यादा पैसा लगाएं, जिससे हमारे किसानों को फायदा होगा और हम जो आयात पर निर्भर हैं वो हमारी निर्भरता कम। सर एक बहुत दिलचस्प पॉइंट पे मैं आना चाहता हूँ। एक रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था कि इंडिया वुड एक्सपोर्ट वीट टू ऑल नेशंस एंड वीट एक्सपोर्ट में हम लोग आगे बढ़ने के कदम उठाएंगे। सर अब्रप्टली इस चीज को रोक दिया गया। सर ऐसा क्यों हुआ, आप प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए। ये तो कृषि विभाग के अगर पदाधिकारी ही बता सकते हैं, या फिर कॉमर्स विभाग के पदाधिकारी बता सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जानकारी बहुत पहले से थी कि गेहूं की उपज में कमी हो सकती है, गेहूं के दाम भी बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी देश की प्राथमिकता होनी चाहिए कि अपने
जो घरेलू बाजार है उसमें इसकी सप्लाई को बढ़ाना, अपने देश के लोगों को ये गेहूं मुहैया कराना, ना कि इसको एक्सपोर्ट के लिए। मुझे नहीं लगता है कि ये एक सही तरीका था। और कहीं ना कहीं एक गलत इन्फॉर्मेशन दी गई थी हमारे प्रधानमंत्री को, जिसको लेकर वो जगह जगह जाकर उन्होंने कहा कि हम जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। और ये बहुत ही हास्यास्पद स्थिति में भारत भारत आ गया था, जब आपने 12 तारीख को अनाउंस किया कि हम 8 देशों में अपना डेलीगेशन भेजेंगे एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए, और 13 तारीख को आप एक्सपोर्ट पे बैन कर दें। तो कहीं ना कहीं जो है वो सरकार के विभिन्न विभागों में ही आपस में सहमति नहीं है। और क्यों नहीं है ये तो सरकार ही बता सकती है। पर ये एक भारत को एक काफी हास्यास्पद स्थिति में ले आता है। हमें इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट से बचना चाहिए। राइट सर। सर, अब बस एक आखिरी सवाल आपसे मैं ये करना चाहता हूँ। सर, ओवरऑल आपने काफी चीजें हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करी, हमें काफी सीखने को मिला आज। सर, बस एक सवाल, हाउ बैड इज इंडियाज इकोनॉमिक हेल्थ? देखिए, भारत की स्थिति, भारत एक बड़ा देश है, और ये कहना कि ये कोई रिपोर्ट कार्ड तो है नहीं कि हम कह सकते हैं कि कितना बुरा है, इसको कोई नंबर तो देना नहीं होता है। और स्थिति जो है वो आर्थिक स्थिति में चिंता की बात है, ये सबको को पता है। और इसका हल भी निकाला जा सकता है, सरकार के पास रिसोर्सेज है और सरकार के पास इस तरीके की जानकारी भी है कि इन सारी चीज़ों का हल हम निकाल सकते। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हम कह सकते हैं कि अ, इतना परसेंट खराब है या उतना परसेंट खराब है, ये किसी देश के बारे में आप नहीं कह सकते। पर हाँ, जो समस्याएं हैं हमारे देश के आर्थिक हैं, इन समस्याओं पर हमें विचार करना चाहिए। अ, वो सारी समस्याएं अब जाहिर है, सबको पता है कि किस तरीके की समस्याएं हैं। हम अगर इन समस्याओं पे काम करेंगे तो मुझे लगता है कि भारत में इतनी क्षमता है कि हम इन सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और इसके लिए एक राजनीतिक समझदारी चाहिए, और एक सूझबूझ चाहिए आर्थिक क्षेत्र में कि हमें किन सारी चीज़ों पर ध्यान देना होगा, क्या हमारी प्रायोरिटी होगी, और किन चीज़ों पर हमें जो है वो ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, ज़्यादा बढ़ावा देना। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए। और मैं सभी व्यूअर्स से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि अगर आपको हमारी ये कॉन्वर्जेशन प्रोफेसर हिमांशु के साथ पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय साझा कीजिए कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड थैंक यू। जय हिंद।